इस भयंकर कहानी की शुरुआत होती है जिसके अंदर WWE के चैंपियन केन ने काम किया है और बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली एक्टिंग की है। तो कहानी शुरू होती है दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हुए जिनका नाम विलियम और ब्लेक होता है। उन दोनों को कंप्लेन मिली थी कि सामने वाले घर में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है, इसीलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर पहुंच गए होते हैं और दरवाजा नहीं खुल रहा था तो उसे जबरदस्ती तोड़कर अंदर घुस गए। उन्हें तो अभी भी उस लेडी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जिसे फॉलो करते हुए वो घर के बीचों बीच पहुंचते हैं। लेकिन विलियम और ब्लेक उस लेडी को देखकर एकदम चौंक गए क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल वार किए गए थे जिससे उसकी बॉडी से बहुत सारा खून भी गिर रहा था। विलियम पहले सोचने लगा कि वो जाकर उसकी मदद करे, इसीलिए वो दोनों आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक अनजान आदमी निकलता है जिसने कि अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो सीधा सारे सबूत मिटाने के लिए विलियम के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ को बहुत ही डैमेज करके पूरा काट देता है। विलियम को इस समय बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसने अपने आसपास के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए गन उठा ली और सीधा उस मास्क मैन के ऊपर गोली चला दिया। पर वो गोली उस मास्क मैन को अच्छी तरीके से लगती नहीं, इसीलिए वो बचते हुए वहां से कहीं दूर भाग गया। विलियम तो मदद के लिए जल्द से जल्द बाकी पुलिस फोर्स को बुला लेता है जो यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमें तो उस लेडी का चेहरा दिखाया गया जिसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। ये काम उसी मास्क मैन ने किया होगा जो इस जगह पर उसे टॉर्चर कर रहा था। बट यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली बात ये होती है कि उस जगह पर जब पुलिस वाले आते हैं तो वहाँ लगभग 10 लोगों की डेड बॉडी मिली थी। इन डेड बॉडीज को बुरी तरीके से उसी मास्क मैन ने मारा था। पर इसके पीछे कौन सा डरावना रीजन है ये हमें कुछ समय के अंदर पता चल ही जाएगा। चारों तरफ ये बात फैलने पर उस मास्क मैन को ढूंढा जाने लगा, पर अफसोस उसके बारे में किसी को अब कुछ नहीं पता चलता। इसी तरीके से यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं। हमें विलियम दिखाया जा रहा था जिसके हाथ कट जाने के कारण वो नकली हाथ यूज करता था और अपने पुलिस की नौकरी अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहा था। विलियम तो अब हैना नाम की अपनी एक पुलिस ऑफिसर्स के साथ कुछ कैदियों को होटल की साफ सफाई करने के लिए लेकर जाता रहता है ताकि उनके काम करने के कारण उनकी सजा कम हो सके। और इस समय अपराधियों को इसी तरीके से रिहा किया जाता था। उनसे अलग अलग काम कराए जाते और इसके बदले उनकी सजा कम कर दी जाती। उन सभी लोगों में कई सारे मेल और फीमेल क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें संभालने का काम विलियम और हैना का था। वो दोनों तो उन सभी को लेकर एक होटल के पास पहुंचते हैं जहां कुछ ही समय पहले आग लग चुकी थी। ऊपर के फ्लोर्स पूरी तरीके से जल चुके होते हैं, इसीलिए अब इन सारे क्रिमिनल्स को उस जगह की साफ सफाई करनी है क्योंकि ये गवर्नमेंट होटल था। वहां जाने पर उनकी मुलाकात उस पूरे होटल की केयर टेकर मार्गरेट से होती है। वो सभी को उनका कमरा दिखाती है और किसको क्या काम करना है वो समझाती है। सारे क्रिमिनल्स अब अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगे थे। उन सभी क्रिमिनल्स में से हमें अब एक माइक नाम का आदमी दिखाया गया जो कि वॉशरूम की साफ सफाई कर रहा था। पर तभी माइक को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ हलचल महसूस होती है। ऊपर से बहुत ही ज्यादा गंदगी गिरने लगी थी जिससे कि माइक चिल्लाकर पूछने लगा कि ऊपर कौन है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता और माइक इसे नजरअंदाज करके अपना काम करने लगता है। वहीं अब हमें क्रिस्टीन और कीरा नाम की दो क्रिमिनल्स को दिखाया गया जो आपस में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए ताकि हम यहाँ से भागकर अपनी जिंदगी जिए। वो दोनों मिलकर इसी चीज का प्लान बनाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ रिची और टाइसन नाम की दो और कैदी दिखाए जाते हैं जो साफ सफाई करते हुए कुछ बातें कर रहे थे। रिची ने टाइसन को बताया कि मेरे पास एक मैप है जिससे कि एक तिजोरी के पास पहुंचा जा सकता है और वो तिजोरी ऊपर वाले फ्लोर्स में हो सकती है जहां पर आग लगी थी। उसके अंदर कई सारे सोने जवाहरात हो सकते हैं जिसके बाद वहां पर चेकिंग ही नहीं की गई। टाइसन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे तिजोरी खोलने का काफी एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए दोनों मिलकर ये डिसाइड करने लगे कि वो इस तिजोरी को ढूंढेंगे और सारी ज्वेलरीज और पैसे अपने कब्जे में कर लेंगे। वो दोनों तो इस तरीके से दिखाने लगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हमें तो अब क्रिस्टीन नाम की उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। तभी अचानक क्रिस्टीन को एक कुत्ता दिखाई देता है जो एक छोटे से छेद में से बाहर निकल रहा था। ये एक अजीब तरीके का छोटा सा रास्ता होता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। क्रिस्टीन तो एक समय पर सोचने लगी थी कि इस रास्ते से हम सब बाहर निकल सकते हैं क्या, पर वहाँ ऑफिसर्स और विलियम पहले से ही मौजूद थे इसीलिए वो ये ट्राई नहीं करती।
माइक नाम के एक आदमी ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उस कुत्ते को वहां से भगा दिया और क्रिस्टीन के सामने बहुत ही ज्यादा चौड़ा होने लगा। उसे लग रहा था कि एक कुत्ते को भगाकर वो क्रिस्टीन को इम्प्रेस कर लेगा। अब यहाँ रात के समय जब सारे क्रिमिनल्स काम करने के बाद सो जाते हैं तो रिची और टाइसन मैप लेकर तुरंत ही निकल पड़े थे उस तिजोरी को ढूंढने के लिए। वो उसी टॉप फ्लोर्स पर आ जाते हैं जहाँ पर आग लगी थी और सारी चीजें तबाह हो चुकी होती हैं। फिर भी वो दोनों लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ कीरा नाम की एक दूसरी क्रिमिनल भी शावर ले रही थी, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है और उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा है। हमें तो कीरा के बॉडी पर उल्टे क्रॉस का सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, जो सच में काफी डरावना लग रहा था, जिससे ये पता चलता है कि कीरा गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करती और इसी मोमेंट से एकदम खतरनाक चीजों के होने की शुरुआत होने वाली थी। रिची और टाइसन मैप की मदद से जब उन फ्लोर्स के ऊपर पहुंचकर चारों तरफ देखते हैं तभी उन्हें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई दी थी जिनकी आंख निकाल लिए गए होते हैं। उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जरूर किसी इंसान ने इन्हें मारा है। तब जाकर अगले ही मोमेंट पे एंट्री होती है उस खतरनाक और जानलेवा कातिल की, जिसका नाम केन था। और लास्ट टाइम जब विलियन ने उसके ऊपर हमला किया होता है तो वो बचकर सीधा यहीं पर आ गया और तब से वो इसी जगह पर छुपा हुआ है। केन तो मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था और उसने बिना कुछ रीजन के रिची के पैर पर हमला कर दिया। रिची मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, पर सामने खड़ा हुआ टाइसन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। केन ने तो रिची को पकड़ा और उसे बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए दूसरे रूम्स में लेकर जाने लगा। टाइसन तो अब बहुत ही डरते हुए वहां से भागता है और सीधा नीचे वाले फ्लोर्स की तरफ जाने लगता है, बट उसे क्या पता कि केन भी अब उसके पीछे आने वाला है खत्म करने के लिए। हमें तो अब यहाँ पर विलियम और हैना बातें करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे। पर तभी मार्गरेट उनके पास आती है और बताती है कि रात होने पर सारी क्रिमिनल्स को अपने कमरे में सोने के लिए बोल दिया जाए और कोई भी एलिवेटर ना यूज करे, क्योंकि रात के समय बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। हैना को जब ये बात समझी तो वो तुरंत ही चली आती है उन सारे लोगों को बताने के लिए जो कि लिफ्ट यूज कर रहे थे। हैना को सेकंड फ्लोर पर जाना था, लेकिन वो सीधा चली गई होती है एकदम टॉप फ्लोर पर, जैसे कि लिफ्ट के अंदर किसी ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब एकदम टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद वहां की इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी गायब होने लगी। हैना नहीं समझ पाती कि आखिर ये कौन सी खराबी हो चुकी है, क्योंकि पावर जनरेटर भी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। पर हैना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लिफ्ट के एकदम टॉप पर केन बैठा हुआ है। उसने जैसे ही हैना के प्रेजेंस को महसूस किया तो वो तुरंत ही उसके सामने आकर उसका गला दबा देता है। केन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके एक पंजे से हैना की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहे थे। हैना बहुत ही ज्यादा तड़पते रहती है, लेकिन केन उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं दिखाता और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद केन हैना को लेके जाकर अपनी पुरानी विधि से उसे टॉर्चर करने लगा, यानी कि केन हैना की डेड बॉडी से दोनों आंख निकाल लेता है और उन्हें बाकी सभी आंखों के साथ एक बीकर में रख देता है। हमें तो उस जगह पर बहुत सारे ऐसी ही आंखें दिखाई गई जिन्हें मारकर केन ने निकाल लिया था, और ये चीजें तो बद से बदतर होती जा रही थी, जो देखने में काफी डरावनी लगती है। अब हमें क्रिस्टीन और कीरा दिखाई गई, जो बहुत ही ज्यादा टेंसली बैठे हुए होते हैं। तभी क्रिस्टीन कीरा को उसी गुफे के बारे में बताती है जिसके अंदर से वो कुत्ता बाहर निकला था। शायद उसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए। कीरा को जैसे इस बात का पता चलता है तो वो क्रिस्टीन के साथ सीधा उस गुफा के अंदर जाने लगी। ट्रेवल करते हुए कीरा और क्रिस्टीन एक किचन वाले इलाके में पहुंचते हैं। वहां सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता था, इसीलिए अब कीरा सोचती है कि ये हमारे निकलने का रास्ता हो सकता है। लेकिन कीरा जैसे ही आगे बढ़ी तभी पैर फिसलने के कारण वो गिर जाती है, जिससे कि कुछ आवाज आने लगी। कीरा तो क्रिस्टीन को नजर रखने के लिए कह रही होती है, क्योंकि शायद मार्गरेट आवाज सुनकर आ रही है और उसके पैरों के निशान वो महसूस कर सकती थी। लेकिन वहां पर मार्गरेट नहीं, अगले ही मोमेंट में केन आ जाता है, जिसने अपने एक नुकीले हुक की मदद से कीरा को पकड़ लिया था और उसे फूड वाली चैम्बर के अंदर घसीटने लगा। क्रिस्टीन तो चिल्लाकर थक जाती है, लेकिन केन नहीं रुकने वाला था और वो सीधा कीरा को पकड़कर कहीं दूसरी तरफ लेकर चला गया। इतनी ज्यादा आवाज सुनकर विलियम और मार्गरेट भी वहां पर आ चुके थे। क्रिस्टीन उसे बता रही थी कि कैसे एक अनजान आदमी ने कीरा को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चला गया। केन ने अब तक रिची को पकड़ कर रखा था, पर अब कीरा भी उसकी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इंस्पेक्टर हैना को तो उसने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। अब बारी थी बाकी लोगों की। क्रिस्टीन ने तो सब कुछ बता दिया था, इसीलिए विलियम ने मार्गरेट को कहा कि तुम जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर बुला लो मदद के लिए।
जिसके तुरंत ही बाद विलियम और क्रिस्टीन ऊपर की तरफ जाने लगे ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सकें। खास करके क्रिस्टीन को कीरा की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही कम समय में उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी होती है। अब हमें दिखाया गया कि एकदम टॉप फ्लोर पर टाइसन फंसा हुआ है जो डर कर यहाँ से वहां भाग रहा है मदद के लिए। वहीं नीचे वाले फ्लोर्स की तरफ बाकी सारे क्रिमिनल्स मौजूद थे जो वहां से गुजर रहे होते हैं। उन सभी को तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आखिरकार क्या होने वाला है। थोड़ी देर के अंदर विलियम और क्रिस्टीन पहुंच जाते हैं उस टॉप फ्लोर पर जहां उन्हें टाइसन मिल गया था। टाइसन तो बहुत ही डर के मारे विलियम को बताता रहता है कि हम पर किसी ने हमला किया है जिसका साइज बहुत ही बड़ा है और वो लोगों को मार रहा है। उसने तो रिची को भी पकड़ लिया और जितने भी लोगों को मारता था उसकी आंखें निकाल लेता। विलियम अब थोड़ा सा सोचने लगा क्योंकि ऐसा ही केस उसे कई साल पहले भी मिला था। वो उस अनजान आदमी के बारे में और पूछता है टाइसन से। तब जाकर टाइसन ने क्लू दिया कि उस बड़े से आदमी के सर पर एक गन शॉट का निशान था, जिससे कि विलियम तुरंत ही समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वो सालों पहले आया हुआ केस केन होता है जिसने कि विलियम का हाथ काट दिया था। विलियम अब प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टीन को गन दे ही रहा था तभी अचानक पीछे की तरफ से केन आ जाता है जिसने अपने नुकीले हुक की मदद से विलियम का गला पकड़ा और उसे खींचकर वहीं पर मार दिया। क्रिस्टीन और टाइसन ये बहुत ही खतरनाक नजारा देखकर वहां से भागने लगे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस विशालकाय मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक सकते। केन ने दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स का खात्मा कर दिया होता है और वो ऑब्वियसली डेड बॉडीज को लेके जाकर उनकी आंखें निकाल लेता था और उन्हें प्रिजर्व करके किसी रीजन की वजह से रखता था। बाकी बचे हुए सारे लोग नीचे वाले फ्लोर्स की तरफ होते हैं, पर यही सवाल बार बार आता है कि केन आखिरकार ये कत्ल क्यों कर रहा है और इसके पीछे का खतरनाक रीजन क्या है। अब यहाँ मेलिसा नाम की क्रिमिनल माइक और कई सारे दोस्तों के साथ मिलकर ड्रग्स का डोजेस ले रही थी। उन्हें ये सारी चीजें करने में काफी एंजॉयमेंट मिल रहा था, पर वो सब अपने तरफ आते हुए उस बहुत ही भयानक खतरे को देख ही नहीं पा रहे थे। मेलिसा नाम की वो लेडी तो अब नोटिस करती है कि कोई तो है जो उसे मिरर के पीछे से देख रहा है। वो मिरर ऐसा था कि कोई भी दूसरी तरफ से ना देख पाता है, पर इसके पीछे रहने वाला इंसान उन्हें देख सकता था। उसके पीछे तो ऑब्वियसली केन होता है जो एक सीक्रेट कमरे में सारे लोगों को छुपा कर रखता था। वहां पर हमें पता चला कि केन ने कीरा को भी पकड़कर एक पिंजरे में बंद करके रखा है। उस पिंजरे के अंदर तो कई सारे खतरनाक जानवर भी मौजूद थे। साथ ही साथ केन के उस सीक्रेट जगह पर कई सारी डेड बॉडीज होती हैं जिन्हें कि केन मारकर यहीं पर लेकर आता था और उनकी आंखें निकाल लेता था। यहाँ जाकर हमें केन के थोड़े पास्ट लाइफ के बारे में पता चलती है कि केन जब छोटा हुआ करता था तो उसकी मदर केन को काफी ज्यादा टॉर्चर करती थी। वो तो केन को पिंजरे के अंदर रखती और जानवरों की तरह ट्रीट करती। केन की मदर ने अपने बेटे को बहुत सारी कहानियां सुनाई होती हैं और ये उसके दिमाग में फिट कर दिया होता है कि जो लोग गॉड के अगेंस्ट होते हैं और उनके अंदर नहीं मानते वो बहुत ही बड़ा पाप करते हैं और उन्हें हेल में चले जाना चाहिए। लेकिन हेल में भेजने के लिए कोई एक शैतान का आदमी होना ही चाहिए जो इन सारी चीजों को सॉल्व करे। इसीलिए केन की मदर ये चाहती थी कि उसका ही बेटा ये मैसेंजर बने और उन सभी बुरे लोगों को जान से मारकर हेल में भेज दे। केन की मदर ने तो अपने बेटे का ब्रेन वॉश करके रख दिया था कि अगर किसी भी इंसान की बॉडी पर टैटू हो तो वो ये दर्शाते थे कि वो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते। और तो और जो लड़कियां छोटे छोटे ड्रेस पहनती थी वो भी इस रूल को फॉलो करती हैं और उसके हिसाब से इन सभी लोगों को मरना होगा और हेल में जाना होगा। यानी कि बचपन से ही केन के दिमाग में ये सारी चीजें डाल दी गई थी और वो पागलपन में इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा था। अब तो केन सीधा उसी सीक्रेट प्लेस पर आता है और बांधी गई रिची के दोनों आंखें ही निकाल लेता है। यानी कि अब रिची भी वहीं खत्म हो गया था। उसने तो कीरा को अभी भी पिंजरे के अंदर बंद रखा होता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। उसका अगर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो खून निकलने के कारण वो वहीं मर जाएगी। अब हमें रसल और मेलिसा नाम के दो कैदी दिखाई दिए जो एक दूसरे के साथ काफी क्लोज होते हैं और बहुत ही अच्छा मोमेंट शेयर कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता कि इस अच्छे मोमेंट के बीच में एक खराब मोमेंट और सबसे बड़ा मोमेंट आने वाला है। यानी कि वो दोनों जो चीज कर रहे थे उसके बीचों बीच अब केन आ गया। उस बड़े और खतरनाक इंसान को देखकर तो रसल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से भागने लगा। रसल की गर्लफ्रेंड तो आगे निकल जाती है, लेकिन केन ने अब खुद रसल को पकड़ लिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। सबसे पहले वो उसकी जान लेता है और फिर उसके दोनों आंखें निकाल लेता है, जैसे कि ये उसका प्रोफेशन बन गया था कि लोगों की आंखें निकालना। यहाँ रसल की गर्लफ्रेंड अब नीचे उतरने की कोशिश करने लगी और एक रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे आ भी रही थी, पर केन तुरंत ही उस रस्सी को पकड़कर नीचे छोड़ देता है, जिससे रसल की गर्लफ्रेंड सीधा नीचे गिरी और उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं।
क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरना सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। रसल की गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा घायल हो गई, पर अचानक उसके बॉडी से जो ब्लड निकल रहा था, तभी वहां मौजूद वो खूंखार कुत्ते अपने सारे झुंड के साथ आ जाते हैं और रसल की गर्लफ्रेंड को काट काट कर वहीं पर मार देते हैं। उसकी तो मौत बहुत ही बुरी तरीके से हुई, जो कि देखी नहीं जा सकती। केन ने पता नहीं क्यों कीरा को अभी तक उसके पिंजड़े में कैद करके रखा था। पर चौंकाने वाली बात होती है कि कीरा के बॉडी पर तो उल्टा टैटू बना हुआ है गॉड जीसस का। फिर भी वो उसे क्यों नहीं मार रहा है, इस बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हुए थे। यहाँ पर माइक और जोई नीचे वाले फ्लोर्स पर मौजूद थे और एक दूसरे से बातें करते हैं। उन्हें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाकी लोग तो मर चुके हैं और अब बारी थी उनकी। जोई जब मोबाइल पर अपने फैमिली मेंबर से बात कर रही होती है, तभी साइड की दीवार तोड़ते हुए केन वहां पर आ गया, जिसने कि अब तुरंत ही उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। पर अच्छी बात ये हुई कि माइक के पास एक पाइप होती है, जिसे कि उसने अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए रखा था। माइक उसी पाइप की मदद से केन के ऊपर हमला करने लगा और उसके सर पर मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। इन सारी चीजों से माइक और जोई को भागने का मौका मिल गया। वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं और एक कमरे के दो अलग अलग जगह पर जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि माइक को अंदाजा था कि इतना कम बार उस बड़े से मॉन्स्टर दिखने वाले आदमी को कुछ नहीं करने वाला। केन बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें ढूंढने लगा चारों तरफ फैलकर। पर बदकिस्मती की बात ये थी कि जोई का मोबाइल वापस से रिंग होने लगा, जिससे कि केन उसकी लोकेशन पता कर लेता है और सीधा उसे पकड़कर मारने लगता है। वो तो उसे घसीट रहा था, पर मोबाइल फोन अभी भी बज रहा होता है। इसीलिए केन ने उस मोबाइल फोन को लिया और जोई के मुंह के अंदर ही डाल दिया। मोबाइल फोन जोई के गले में अटक चुका था, जिससे कि अब उसे प्रॉपर सांस ना आने के कारण जोई वहीं पर मर जाती है। केन ने सोचा कि वो उसकी आंखें बाद में निकालेगा, इसीलिए वो उसे अपने सीक्रेट रूम में लेकर चला गया। माइक अभी भी उसी रूम में छुपा हुआ था, बिना कुछ आवाज किए। वो ये नजारा अपनी आंखों से देखता है और उसे समझ नहीं रहा था कि ये साइको आदमी कौन है जो इस तरीके से हम लोगों को मारता जा रहा है। वहीं उसके एक ऊपर वाले फ्लोर में टाइसन और क्रिस्टीन फंसे हुए थे। वो दोनों बहुत ही बारीकी से आगे बढ़ते हैं कि कहीं उनके ऊपर ना हमला हो जाए। अब यहाँ क्रिस्टीन को लगा कि सीढ़ियों पर से कोई आ रहा है, इसीलिए उसके हाथ में जो बंदूक थी वो उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। लेकिन वो केन नहीं बल्कि माइक था, जो उससे बचकर यहाँ पर आ चुका है। क्रिस्टीन और टाइसन ने तो माइक को सारी बातें बताई और अब वो तीनों साथ हो गए थे, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तीनों नोटिस करते हैं कि लिफ्ट में से कोई तो आ रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए वो लिफ्ट के ओपन होने का वेट करने लगे और गन की मदद से उसके ऊपर पॉइंट करके रख रहे थे। बट लिफ्ट में तो कोई भी नहीं होता। पर जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, साइड वाली दीवार को तोड़ते हुए केन वहां पर आ चुका था, जो उन सभी पर हमला करने लगता है और वो तीनों को पलटवार करने का चांस ही नहीं दे रहा था। केन ने तो यहाँ पर माइक को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया और उसे घायल भी कर दिया था। पर माइक यहाँ अपने दोनों साथियों यानी कि टाइसन और क्रिस्टीन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे अकेले संभाल लूंगा। केन ने तो अब तक माइक को बहुत ज्यादा मारा और उसे वहीं बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो सीधा क्रिस्टीन और टाइसन के पास बढ़ता है, जो कि लिफ्ट में नीचे की तरफ जा रहे थे। वो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देते हैं, पर केन ने एंड मोमेंट पर आकर पूरे वायर्स को ही तोड़ दिया, जिससे कि लिफ्ट का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और वो नीचे की तरफ तेजी से जाने लगी। वो दोनों थोड़ा सा शुक्र करते हैं कि आखिरकार केन उनके साथ नहीं आया। अब उनकी लिफ्ट डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकती है, जिससे बाहर निकलने के बाद वो सीक्रेट प्लेस पर आ गए, जहां पर केन मरे हुए लोगों को लेकर आता था और उनकी आंखें प्रिजर्व करके रखता था। क्रिस्टीन और टाइसन ने तो सामने देखा कि कीरा को उसने बंदी बनाकर रखा है, पर उन्हें केन के आने की आवाज सुनाई देने लगी, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इसीलिए क्रिस्टीन और टाइसन अंदर की तरफ चले जाते हैं छुपने के लिए। केन थोड़ी देर में वहां पर आ जाता है और कीरा को बड़े प्यार से देखता है। ऐसा लग रहा था कि कीरा के साथ उसकी एक अटैचमेंट हो चुकी है और वो बाकी लोगों की तरह कीरा को मार नहीं रहा था। बट अब यहाँ पर केन कीरा को बाहर निकालता है और उसकी बॉडी के साथ कुछ करने लगता है। टाइसन जो ये चीजें देख रहा था, वो कीरा को कुछ होने नहीं देने वाला था, इसीलिए उसने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए टेबल पर रखी गई सारी आंखें, जो कि प्रिजर्व करके रखी गई थी, उन बॉटल्स को पूरी तरीके से तोड़ने लगा था। केन इस बात से बहुत ही गुस्सा होकर अंदर की तरफ आया और उसने देखा कि उसने जितने लोगों को मारा है, उनके आंखों के बॉटल को किसी ने गिरा दिया है। केन जब चारों तरफ ढूंढने लगा, तभी उसे टाइसन की सांसें सुनाई देने लग जाती हैं, जो कि एक कबर्ड के पीछे छुपा हुआ था।
केन जल्द से जल्द टाइसन के पास जाता है और टाइसन भी उससे बचने की कोशिश कर रहा था, पर केन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने उस अलमारी को जोरदार धक्का दिया और टाइसन को पीछे की तरफ दबाकर वहीं मार दिया। टाइसन की तो पूरी बॉडी एकदम समतल हो गई थी, जो कि एक बहुत ही बुरी मौत है एक इंसान के लिए। अब अचानक कीरा के सामने मार्गरेट आ चुकी थी, जिसे देखकर कीरा थोड़ा सा खुश हो जाती है क्योंकि मार्गरेट उसकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मार्गरेट तो केन की मदर ही होती है, जिसे कि उसने इस तरीके से बनाया है। तब जाकर इस सच्चाई का खुलासा होता है कि केन की मदर बहुत पहले से इंस्पेक्टर विलियम से बदला लेना चाहती थी। ये बात होती है तब की जब केन के ऊपर विलियम ने हमला किया था। उसी मोमेंट से केन की मदर के अंदर एक बदले की भावना जागने लगी, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि उसका बेटा केन शैतान का काम कर रहा है और बुरे लोगों को दुनिया से हटा रहा है। इतने साल बीत जाने के बाद जब केन की मदर को ये पता चला कि विलियम कुछ कैदियों को लेकर इस होटल के अंदर आ रहा है, तो केन अपने बेटे के साथ तुरंत ही इस होटल के अंदर आकर यहाँ के सारे स्टाफ को मार देती है, जिसके बाद वो यहाँ की रिसेप्शनिस्ट और केयर टेकर बनकर उन सभी के साथ रह रही थी। और केन की मदर ने ही उन सभी को मारने के लिए कहा था। केन सभी को खत्म कर देता है, पर मार्गरेट ने जैसे ही कीरा को देखा तो वो उसे भी बोल रहा था मारने के लिए, क्योंकि कीरा के बॉडी पर टैटू होता है, वो भी उल्टे क्रॉस का, यानी ये उनके रूल्स के खिलाफ था और अब कीरा को भी मरना होगा। बट देखने से ऐसा लगता है कि केन कीरा को पसंद करने लगा है। वो तो उसे बाहर निकाल के काफी प्यार भरी नजरों से देख रहा था, बट केन की मदर ने उसे डांटते हुए कहा कि इसे मार दो, जिसकी वजह से अब केन बहुत गुस्सा हो गया और कीरा को नीचे रखकर सीधा अपनी मदर के ऊपर ही हमला करता है और उन्हें पकड़कर नुकीले रॉड्स के ऊपर फेंक देता है। यानी कि अब केन की मदर भी मारी जा चुकी है। केन तो अब कीरा को लेकर सीधा एक कमरे में चला गया और उसे अपने पैरों पर बिठाकर प्यार करने लगा, पर अचानक अब क्रिस्टीन गन लेकर उसके सामने आ जाती है। वो केन को शूट करने ही वाली थी, लेकिन गन में बुलेट्स ही नहीं होती, इसीलिए अब केन दोनों ही लेडीज का गला पकड़ लेता है और उन्हें उठाकर मारने की कोशिश करता है। अच्छी बात तो ये हो गई कि पीछे से माइक आ गया और उसने केन के सर पर वार करना स्टार्ट कर दिया। क्रिस्टीन और कीरा आजाद हो जाती हैं और केन के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगने लगी थी, यहाँ तक कि अब माइक बिल्कुल भी रहम नहीं करता और उस आयरन रॉड को केन की बॉडी में घुसाने लगता है। हमें यहाँ पता चला कि केन की बॉडी में से तो कीड़े निकल रहे हैं, क्योंकि उसका इतने टाइम तक कुछ इलाज नहीं किया गया और वो ना इतने सालों तक एक बार भी नहाया होता है। उसे इतना घायल करके वो तीनों जल्द से जल्द दूर भागने लगी कि यहाँ से बाहर निकला जाए। सबसे पहले उन्होंने एक कमरे में आकर शीशे को तोड़ दिया। केन को लगता है कि वो तीनों विंडो के रास्ते से बाहर निकले हैं, इसीलिए वो उन्हें देखने चला गया, बट वो तीनों उसी कमरे में होते हैं और जैसे ही केन विंडो के पास आता है तो तीनों एक साथ मिलकर उसे मारने लगे। माइक ने तो उसे जोरदार धक्का दिया, जिससे कि केन खिड़की से लटकने लगा होता है। अगर वो नीचे गिरा तो बचेगा नहीं, बट अब उन तीनों को लग रहा था कि केन तो गिर गया है। जैसे ही क्रिस्टीन उसे देखने जाती तभी अचानक केन ने उसका हाथ पकड़ लिया, यानी कि वो भी क्रिस्टीन को नीचे खींच रहा था। लेकिन माइक ने अब जल्द से जल्द उसके हाथ पर कई सारे आयरन रॉड्स डाल दिए और बहुत बुरी तरीके से डैमेज करके उसे नीचे गिरा दिया। केन की नसीब इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो फिर से एक जगह पर फंस गया था, बट क्रिस्टीन ने आखिर में जाकर वही आयरन रॉड लेकर केन की आंखों में मार दिया, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है और उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद केन जैसे खतरनाक इंसान की मृत्यु हो जाती है। वो सभी अब एकदम रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अब खत्म हो चुका है। माइक, क्रिस्टीन और कीरा एकदम सेफली उस होटल से बाहर निकलते हैं और साथ मिलकर रहने का डिसाइड करते हैं। हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो गई, जिसके अंदर केन ने इतने सारे लोगों को मार दिया कि गिनना भी मुश्किल है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।